अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को देखा था। और उसमें हमने एक बात सीखी थी कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी बेसिकली जो रीजन होती है वो रीजन क्या होती है? वो रीजन होती है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसी रीजन की बेस पर, इसी मैग्नेटिक फील्ड की बेस पर, इसके बिहेवियर की बेस पर हम मैग्नेटिक जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं हम उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। सबसे पहले हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास जो कैटेगरी है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये तीन किस्म की सब्सटेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल या फिर स्पिन मोशन होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसी ऑर्बिटल मोशन या फिर स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें नेट मैग्नेटिक फील्ड आता ही नहीं है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें इन मोशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसी बेस पर हमने इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है मटेरियल्स को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किस किस्म की सब्सटेंसेस हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिटल मोशन थी, एंड स्पिन मोशन सपोर्ट्स ईच अदर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और जब वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो हमारा जो एटम है या वो मटेरियल है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। ऐसी सब्सटेंसेस, ठीक है, जो ये वाली सब्सटेंसेस हैं, इनको फिर हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इस किस्म की सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स क्या है? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। तो इस किस्म की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम लोग बुक के स्कोप तक रहते हुए बात करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो एग्जांपल्स हैं वो फेमस एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, एटीसी, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किस किस्म की सब्सटेंसेस होती हैं? जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन कैंसल ईच अदर, यानी कि अब ये हमारे पास वो वाली सब्सटेंसेस हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऑर्बिटल मोशन की वजह से और स्पिन मोशन की वजह से। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी थी सब्सटेंसेस के अंदर, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देती हैं। तो जब कैंसिल कर देती हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है या फिर स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनकी फेमस एग्जांपल्स में है कॉपर, वाटर, ईटीसी। ठीक है, यानी कि कॉपर और वाटर इसकी फेमस एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं? स्टूडेंट्स, आप लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं, ठीक है, जो मैग्नेट से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम लोग लेकर मैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, आप लोग आगे देखेंगे कि मैग्नेट्स हम लोग बनाते किस तरह से हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जो इलेक्ट्रॉन्स की थी, जिनकी वजह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर उसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है। हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं
जिनमें हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। क्यों? क्योंकि जो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आना है और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आना है वो स्ट्रांगली एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी फिर स्ट्रॉन्ग आता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, सर्टेन सॉलिड्स in which atoms cooperate in such a way that their magnetic fields are added to produce strong magnetic field। ठीक है, यानी कि वो सॉलिड्स, सर्टेन सॉलिड्स जिनमें एटम्स कुछ इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, कि उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और या फिर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आना है, वो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाता है। क्यों ऐड होता है? टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एक हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यही सब्सटेंसेस जब आप इनको मैग्नेट के करीब लेकर जाते हैं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और इन्हीं सब्सटेंसेस को लेकर फिर आप आगे क्या करते हैं, मैग्नेट्स बनाते हैं। तो इनकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, फेमस एग्जांपल्स, वो हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, etc। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स जो सब्सटेंसेस के लिहाज से हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फिर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम लोग चलते हैं डोमेन थ्योरी की तरफ और देखते हैं कि डोमेन थ्योरी क्या है। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं डोमेन थ्योरी को, तो स्मॉल रीजन्स एग्जिस्ट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डोमेन्स। तो देखें, ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे रीजन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये मैंने एक छोटा सा रीजन, किसी भी क्रिस्टल से एक छोटा सा रीजन लिया है, तो ये जो छोटा सा एक रीजन है ये एक डोमेन है। ठीक है, इसी तरह से ये एक और रीजन है, छोटा सा रीजन है जो एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो वो भी एक डोमेन है। तो ये 2 डोमेन आपके सामने मैंने बनाई हैं। ठीक है, अब ये 2 जो डोमेन है, आपकी बुक वर्ड यूज करती है कि ये मैक्रो लेवल पर हैं। ठीक है, और इनका साइज जो होता है वो मिलीमीटर्स में होता है। मिलीमीटर आपको पता है कि इतना छोटा साइज नहीं है कि आप उसको देख ना सकें, आप उसको आम आंख से देख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक जो है डोमेन जो है, इसका साइज मैक्रोस्कोपिक है। अब ये कितनी बड़ी डोमेन होती है? ये जो डोमेन है, छोटा सा रीजन है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर है, इसके अंदर 10 to the power 12 to 10 to the power 16 एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो छोटा सा रीजन था किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, इस एक डोमेन के अंदर जो एटम्स की तादाद हो सकती है वो 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स तक हो सकती है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा रीजन है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी तादाद जो है वो एटम्स की हो सकती है। इसके बारे में आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि इस एक डोमेन के अंदर रहते हुए, ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक डोमेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, लेट्स से ये 10⁻12 एटम्स हैं इसके अंदर, एक डोमेन के अंदर, तो इस डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से फिर हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो इन एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो स्पिन मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे या ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, उनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा सिर्फ एक इस डोमेन के अंदर, वो सारों का सारा जो है एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उस एक डोमेन के अंदर। लेकिन पूरे क्रिस्टल का फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि बाकी डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है। जैसे देखें 7 वाली डोमेन को अगर आप गौर से देखें, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी 10⁻12 एटम्स हैं, इनके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप इन 2 डोमेन्स की बात करें तो इनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 होगा। क्यों?
क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो दोनों डोमेन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दो डोमेन्स की वजह से जो आ रहा होगा वो जीरो होगा। हालांकि ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो दोनों डोमेन्स हैं, इनको अगर आप सेपरेटली ऑब्जर्व करें तो ये भी हैवीली मैग्नेटाइज्ड है और ये भी जो है हाई मैग्नेटाइज्ड है, यानी कि दोनों अप टू इट्स सैचुरेशन वर्ड आपकी बुक यूज करती है कि जितनी ये मैग्नेटाइज्ड हो सकती है उतनी मैग्नेटाइज्ड है। ये सिर्फ एक डोमेन, ठीक है, यानी कि एक डोमेन के अंदर मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस सारी मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है, यानी कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है एक डोमेन। दूसरी साथ में जो डोमेन होगी क्रिस्टल के अंदर, उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, वो भी हाई जो है वो मैग्नेटाइज्ड है, लेकिन साथ वाली जो डोमेन है हो सकता है कि वो उसके अपोजिट हो। तो जब उसमें अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है तो जब आप इन दोनों को देखेंगे, ठीक है, एज अ होल ऑब्जर्व करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो स्मॉल रीजन्स एग्जिस्ट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डोमेन्स। ये कितने एटम्स कंटेन करते हैं, 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बात है इंपॉर्टेंट, विद इन ईच डोमेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल। यानी कि अगर आप सिर्फ एक डोमेन के अंदर रहते हुए बात करेंगे, विद इन ईच डोमेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होती है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ईच डोमेन्स आर रैंडमली डायरेक्टेड। जो मैंने बात की है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर इन डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी या जो डोमेन्स होंगी वो रैंडमली डायरेक्टेड होंगी। जैसे इसकी ये वाली डायरेक्शन है तो उसकी ये वाली डायरेक्शन है, सच दैट नेट मैग्नेटिक इफेक्ट आर जीरो। तो नेट जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उस पूरे क्रिस्टल का या उस पूरे सब्सटेंस का वो जीरो होगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हमने इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करना है, यानी कि इसको एक मैग्नेट बनाना है, तो कि फिर मैग्नेट किस तरह से बनाएंगे, तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप इसी डोमेन्स को या इस पूरे सब्सटेंस को क्या करें, एक मैग्नेट के अंदर रख दें। ये देखें मैंने लेट से इधर नॉर्थ पोल बना लिया और इधर साउथ पोल बना लिए, तो इट मीन्स कि मैंने इन डोमेन्स को या इस पूरे सब्सटेंस को क्या किया है, एक मैग्नेट के अंदर रख दिया है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। तो जब मैं इस पूरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करूंगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा, तो फिर वो जो डोमेन्स थी जो रैंडमली डायरेक्टेड थी, अब क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। जैसे देखें फॉर एग्जांपल इसकी ये वाली डायरेक्शन है, तो इस दूसरी डोमेन की जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी भी सेम डायरेक्शन होगी। तो अब देखें जब दोनों डोमेन्स की सेम डायरेक्शन है, यानी कि ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गई हैं, इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर आप उसको देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड अप हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हाई मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, यानी कि ये हैवीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा ये मटेरियल। तो आप लोग यहां से फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नीडेड टू मेक अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहां से जो मैग्नेट बनेगा हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। तो इट मीन्स कि अगर आपने किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल आयरन, हम इसमें से एग्जांपल ले लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो अगर आपने आयरन को मैग्नेट की तरह से बिहेव करवाना है या आयरन का मैग्नेट बनाना है, तो क्या करेंगे, आप उस आयरन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, वो आयरन एक मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन याद रखना है कि जो आयरन है, आपकी बुक जो है वो वर्ड यूज करती है कि ये सॉफ्ट मैग्नेट है। सॉफ्ट मैग्नेट मतलब ये जल्दी मैग्नेट बन जाता है। तो जैसे ही आप इसमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये डीमैग्नेटाइज भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने मैग्नेट बनाने का, मैग्नेटाइज्ड करने का एक मेथड बताया है कि आप उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। तो क्या इसको डीमैग्नेटाइज करने का भी कोई मेथड है? एक तो हमने सिंपल कहा कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आप जब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको हटा दें। ठीक है, दूसरा इसका मेथड ये है कि जो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो चुका है,
आप उसको हीट दें, उसको टेम्परेचर दें। तो जब आप उसको टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर यानी कि उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स होंगे, आपको पता है वो एटम्स हीट देने से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उनकी थर्मल वाइब्रेशन एटम्स की जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो वो जो एटम्स अंदर अलाइन हुए थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि वो जो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड था वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि ये जब आप टेम्परेचर देंगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा, एक खास टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, उस सर्टेन टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो इस क्यूरी टेम्परेचर को भी आपने याद रखना है कि ये वो खास टेम्परेचर है जिस पर जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत डिटेल के साथ देखा कि जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हमने मैग्नेटाइज्ड करना होता है यानी कि मैग्नेट बनाना होता है तो वो किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमने डोमेन थ्योरी देखी, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड तो किया है लेकिन इसको याद भी रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये डोमेन थ्योरी अलग से भी शार्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड पे हमने क्यूरी टेम्परेचर को डिस्कस किया। इस क्यूरी टेम्परेचर की भी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से माइंड में रखनी है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आई होप आपको सारी बातों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।